दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक जब मुख्यमंत्री अपने सिविल लाइंस में मौजूद कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रही थी, उसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गया और उसने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज सौंपे और फिर अचानक हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पर हुए इस हमले ने सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए। दरअसल सीएम आवास पर बुधवार सुबह जन सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति आया, जोर से चिल्लाया और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश भाई खेमजी के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। मैडम आई है, अंदर से निकली है और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। हमले में सीएम के सिर पर मामूली चोट आई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन हमले पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहां पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है। इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। घटना के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस हमले ने सीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही को सामने जरूर ला दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का एक और एंगल भी सामने आ रहा है। एक तरफ जहां पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं आरोपी के जानने वाले उसे डॉग लवर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आरोपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक्शन से ये शख्स काफी नाराज था और इसीलिए उनसे मुख्यमंत्री पर उसने हमला बोल दिया। लेकिन क्या डॉग लवर को किसी पर हमला करने की छूट मिली है? आप अपनी बात रखिए, किसी को जान से थोड़ी मार देंगे। हमलावर राजेश पेशे से ऑटो चालक है। घटना की खबर मिलते ही राजकोट पुलिस उसके घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। आरोपी राजेश की मां ने कहा कि मेरा बेटा किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा, वो बचपन से ही जानवरों से प्यार करता है। वहीं राजेश के पड़ोसियों ने भी उसके पशु प्रेमी होने की बात स्वीकार की है। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। लेकिन पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये हमला प्लानिंग से तो नहीं किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस से उससे पूछताछ जारी है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। लेकिन पूर्व में दिल्ली में कई मौकों पर राजनेताओं और शख्सियतों पर होने वाले ऐसे हमले को देखते हुए इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अब आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे ही हमला होता था, कभी थप्पड़ या जूते या स्याही से, तो बीजेपी हमेशा कहती थी कि ये नाटक किया जा रहा है। इसीलिए इस हमले के बाद से बीजेपी भी हमलावर हो गई है और इस हमले को राजनीति से प्रेरित मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि सीएम का हर किसी से प्यार से मिलने के स्वभाव का ही फायदा आरोपी ने उठाया। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आशंका जताई है कि जन सुनवाई को बाधित करना इस हमले के पीछे मकसद हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम की लगातार रेकी कर रहा था। वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाल रही है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की वजह से पहले ही नेताओं को 2 साल की सजा होने पर 6 साल की चुनावी राजनीति से दूर होने की सजा एक तरीके से मिल जाती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें गिरफ्तारी या जेल जाते ही प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, पद छोड़ना ही पड़ेगा। इस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, यानी संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम संशोधन बिल 2025। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश किया, हंगामा हो गया।
क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो, अरेस्ट होने या जेल जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। विपक्ष ने इस बिल को वापस लेने की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। यहां तक कि विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। हालांकि अमित शाह ने इसे नजरअंदाज कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि आप इसे जेपीसी में भेजने की मांग करें। गौरतलब है कि केजरीवाल से लेकर तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी कई महीने तक जेल में रहने के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश कर दिए। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह के सामने उछाल दी। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष के रवैये पर ही सवाल खड़े किए। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। संसद के बाहर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की मुलाकात जो है वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने के बाद पहली बार संसद पहुंचे थे और वहां गर्मजोशी से राहुल गांधी ने उनसे हाथ क्या मिला लिया कि अब इस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। तभी वहां मौजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही संसद भवन में राजीव प्रताप रूडी दिखे, राहुल गांधी उनकी तरफ बढ़े और उन्हें हेलो हेलो कहकर रोका। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव से पहले भी दोनों के बीच मुलाकात हुई थी जो काफी चर्चा में आई थी। दरअसल हाल ही में राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीता है, जिसमें विपक्ष ने रूडी के समर्थन में वोट किया था। रूडी की जीत में राहुल गांधी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक सदन में पारित हुए और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने कड़ा ऐतराज दर्ज किए और जमकर हंगामा किया। हंगामे की 4 तस्वीरें देखिए। नजारा उत्तराखंड विधानसभा का है, जहां मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और स्पीकर ऋतु खंडूरी उन्हें चेतावनी देती रही। बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको। गैरसैंड में कांग्रेस और निर्दलीय विधायक धरने पर बैठे और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। अब ये तीसरी तस्वीर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के सदन में रथजग्गा की है। रजाई गद्दों के साथ सदन में विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया। बस विरोध की शुरुआत सड़क से हुई, जब उत्तराखंड क्रांति दल और आम लोगों ने कानून के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिसमें श्री कृष्ण के रथ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिखाया गया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर इस पोस्टर को हटा दिया गया, जिसके जरिए इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। इस पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंग में भगवान श्री कृष्ण के रथ पर राहुल अखिलेश को सवार दिखाया गया था। पोस्टर पर वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध लिखा नजर आया। होर्डिंग पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बाद में इस होर्डिंग को कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिया गया। वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध का ये पोस्टर शरद शुक्ला जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। फिलहाल इस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। वहीं यूपी में भी इस बहस को हवा देने की तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है और ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब समाजवादी पार्टी ने पिछले 1 महीने में अपने 4 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में अगर इन चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कैबिनेट विस्तार नवरात्रि के दौरान हो सकता है, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए नवरात्र के दिन शुभ माने जाते हैं। इसीलिए यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायकों पूजा पाल और मनोज पांडेय को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण को तो ध्यान में रखा ही जाएगा, इसके साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। वहीं जितिन प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोक निर्माण विभाग सीएम योगी के पास है। ऐसे में किसी सीनियर नेता को इस विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। अर्चना तिवारी लापता केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जीआरपी का दावा है कि इस मिसिंग मिस्ट्री केस में खुद ही अर्चना मास्टरमाइंड है और उसी ने अपने लापता होने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और रक्षाबंधन पर घर जाने की बजाय काठमांडू घूमने जा पहुंची। 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जीआरपी ने बरामद किया और इस लापता लेडीज की पूरी कहानी सामने रख दी। अर्चना इंदौर से रक्षाबंधन पर कटनी के लिए 7 अगस्त को निकली थी और भोपाल स्टेशन पर उतर गई। हालांकि उसने अपने बैग और कई सामान सीट पर ही रहने दिया। इसके बाद वो शुजालपुर से होते हुए बुरहानपुर पहुंची, फिर हैदराबाद, उसके बाद जयपुर और दिल्ली गई और यहाँ से काठमांडू चली गई। वहाँ कुछ दिन घूमने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी जा पहुंची। इससे पहले तक अर्चना का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। अब अर्चना ने अपने परिवार को फोन कर खुद के सही सलामत होने की जानकारी दी, तब जाकर उसका लोकेशन ट्रेस हो पाया। दरअसल जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही अर्चना के घर वालों ने बीते दिनों उसे पढ़ाई खत्म कर शादी करने को कहा था, जिससे अर्चना परेशान हो गई और घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर ली। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस दौरान लोगों में बुलडोजर का खौफ भी दिखा। लोग खुद ही अवैध कब्जे को तोड़ते नजर आए। 17 दिन पहले इन दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था और लोगों से कानूनी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कोई भी दस्तावेज लेकर नहीं पहुंचा तो बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक करके अवैध जमीन पर बने घरों को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। श्रावस्ती के भिनगा में पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाया। ईदगाह चौराहे से पुरानी तहसील तक बनी दुकानों और मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इस दौरान करीब 2 दर्जन दुकानें तोड़ी गई, 7 जेसीबी और एक पोकलैंड मशीन मंगाई गई थी। इस दौरान जब कुछ लोगों ने सामने बुलडोजर देखा तो खुद ही अपने घरों और दुकानों पर हथौड़ा चलाने लगे ताकि उन पर बुलडोजर एक्शन ना हो। अतिक्रमण के खिलाफ जब एक्शन हो रहा था तो इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन यूपी में अतिक्रमणकारियों पर बाबा की बुलडोजर स्ट्राइक अब भी जारी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी और उनकी इस अपील का असर अब दिखने भी लगा है। वाराणसी में रेल ट्रैक पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया, मतलब रेलवे ट्रैक खुद बिजली अब पैदा करेंगे। और इसका नमूना पेश किया है बनारस लोको वर्कशॉप ने, जिसने पहली बार रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल लगाया है, जिससे पटरियां बिजली उगलेंगी और ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए, नीचे सोलर पैनल लगे हैं और ऊपर से ट्रेन का इंजन गुजर रहा है। रेलवे के पास पटरियों के बीच में हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन खाली पड़ी है। ये आइडिया उस जमीन का सबसे बेहतरीन और उत्पादक उपयोग है। दरअसल रेल की पटरियों पर बीच में सोलर पैनल फिट किए गए हैं। 70 मीटर इस सोलर पैनल के जरिए कुल 70 यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनारस में शुरू किया गया है। सरकार ने तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है, अच्छी बिजली भी पैदा होगी, ट्रेन भी चलेगी, लेकिन क्या अपने देश में इनको सुरक्षित रखा जा सका है? जिस देश में ट्रेन में डिब्बे को चेन से बांध के रखा जाता हो, वहां क्या ये सोलर पैनल सुरक्षित रह पाएंगे? सुरक्षा इनकी सुनिश्चित करनी होगी सरकार को। खैर, आगे बढ़ेंगे। रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है क्योंकि ये दान दूसरे की जिंदगी बचाता है। बावजूद रक्तदान करने से लोग झिझकते हैं। लोगों में मौजूद इस डर को दूर करने और रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए दिल्ली में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किया लगभग 80 रक्तवीरों को सम्मानित। दरअसल दिल्ली के अशोक होटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
जहां रक्तवीर सम्मान से रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता के साथ ही वैश्य समाज से आने वाले कई सांसद और जानी मानी शख्सियतें मौजूद रहीं। मैं एक बार वो निरंकारियों के कार्यक्रम में गया, वहां एक बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो वहां लगती हैं जहां या तो मुफ्त का राशन बन रहा होता है या कोई लंगर लगा होता है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि ये किस प्रकार की लाइन है। कहते ये रक्त देने के लिए लाइन लगी है और मैं बहुत प्रभावित हुआ। कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इस दान से पीछे नहीं हटें। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और इसकी इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत की खबर जैसे ही फैली, सिंधी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और प्रिंसिपल समेत कई शिक्षकों की भी पिटाई कर डाली। भीड़ ने स्कूल बसों, कारों और आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को तोड़ डाला। खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर तक क्षतिग्रस्त कर दिए गए। पुलिस जितना लोगों को समझाती, लोगों का गुस्सा उतना ही भड़क जाता। आरोपी छात्र के धर्म विशेष में आने की वजह से बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी से जुड़े लोग भी वहां आ पहुंचे और मामले ने धार्मिक रंग ले लिया, जिसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई और हंगामा करती रही। आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को जुवेनाइल लॉ के तहत हिरासत में ले लिया है। मृतक छात्र और आरोपी दोनों ही शहर के 7th डे में पढ़ते थे, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, माफ कीजिए, और दोनों ही एक दूसरे को जानते भी थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और इसके बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दूसरी ओर यहाँ के लोग इस स्कूल को बंद कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि यहाँ का स्कूल प्रबंधन ऐसे मामलों में हमेशा चुप्पी साधते रहा है। स्कूल के अलावा प्रिंसिपल और जिन लड़कों ने मारा उनके लिए, क्योंकि मोमेडियन लड़के थे, हर बार का ये झगड़ा है। हमको जस्टिस चाहिए, हमारा हिंदू भाई इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। बहुत गलत है, बहुत गलत है, हमको न्याय चाहिए, बस न्याय। स्कूल के प्रिंसिपल को 4 से 5 बार आरटीआई की थी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। कौन सा व्हीकल है इमरजेंसी में मेडिकल के लिए ले जाने के लिए बच्चों को। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले को धार्मिक एंगल ना दिया जाए, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। ये लोग कहना चाहते हैं कि पुलिस बोल रहे हैं अक्यूज अरेस्ट करें, ऑलरेडी हम अक्यूज ला चुके हैं। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन असली चुनौती है यहाँ मौजूद तनाव को खत्म करना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बीती रात भी तेज बारिश जिला कुल्लू में हुई और इसी के चलते कुल्लू शहर के शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई। रात भर बारिश हुई और बाढ़ तबाही मचाती रही। लोग किसी तरह खुद को बचाते नजर आए और जब सवेरा हुआ तो हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। राहत की बात यह है कि इसमें कोई जान नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यहाँ नाला सड़क पर बह रहा है। कुछ वाहन इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे पहले ऊपरी इलाके में बादल फटने से मलबा सरकते हुए निचले हिस्सों तक पहुंचा था, जो बारिश के बाद और नीचे आ पहुंचा, जिसकी वजह से कुल्लू मनाली हाईवे भी फिर से अवरुद्ध हो गया है और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए हैं। इस बीच नाले का जल स्तर बढ़ते देख आसपास रहने वाले लोग घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक दरकते पहाड़ अपने साथ मुसीबतें लेकर आए हैं और इसी वजह से रास्ते बंद हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीजन सेब का है और पहाड़ दरकने से सड़कें जाम हो गई हैं, आवागमन नहीं हो रहा, इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है। देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर रहा है। लोग अपनी जान बचाकर वहीं पर खड़े हैं और तबाही के इस खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बीच सड़क पर सेब के सैकड़ों कैरेट रखे हैं। लैंडस्लाइड के चलते गुम्मा बागी रोड में आवागमन बंद है। पहाड़ का मलबा सीधे खाई में गिर रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे दरकते पहाड़ अपने साथ बड़े बड़े पेड़ लेकर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश होने के बाद पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो गई है। पुरोला की पार्किंग में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिनमें कई गाड़ियां बाल बाल बच गईं। अमेरिका के मैरीलैंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। बाल्टीमोर बंदरगाह के पास कोयले से भरे एक कार्गो शिप में जोरदार धमाका हुआ। ये शिप बाल्टीमोर से मॉरिशस के लिए रवाना हुआ था।
इसी दौरान दिल दहलाने वाला हादसा हो गया और कार्गो शिप में जबरदस्त विस्फोट हो गया। घटना उसी पुल के पास हुई जो कुछ महीने पहले एक जहाज के टकराने से ढह गया था। दरअसल जहाज के निचले हिस्से यानी अंडरडेक में आग लगी थी। इस आग की वजह से आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया जो काफी दूर तक नजर आया। घटना की जानकारी मिलते ही बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट समेत कई आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। बचाव टीमों ने तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पा लिया। फिलहाल जहाज को सुरक्षित तरीके से चैनल से बाहर निकाला जा रहा है जिससे बंदरगाह का रास्ता साफ हो सके। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। Zee News।